हेलो स्टेमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैम एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 प्रोनाउन। सबसे टफेस्ट एरिया होने वाला है। इसको करने के लिए आपको ग्रामर हर तरीके से आना चाहिए एंड दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स 1 बाय 1 टॉपिक करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आने का रास्ता। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इंग्लिश में? ऑलरेडी नाउन था, अब नाउन का तो यूज़ कर सकते थे, फिर आप तो नाउन को हटा के ही तो प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो। नाउन के बदले किसी और शब्द का यूज़ कर रहे हो, वही प्रोनाउन कहला रहा है। तो उसकी ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि हमें प्रोनाउन पढ़ना पड़ रहा है? तो इसको समझते हैं। जब हम नाउन को रिप्लेस करके ना किसी और वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न है। भाषा और लैंग्वेज, अभिव्यक्ति और एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए ना नाउन की जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? प्रोनाउन का। हेलो स्टेमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैम एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन को देखो हम समझेंगे और प्रोनाउन पढ़ना क्यों ज़रूरी है क्लास 10th के लिए, पहले इसको आप समझिए। कॉमन एरर मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, नाउन वाले में सबसे टफेस्ट एरिया होने वाला है। इसको करने के लिए आपको ग्रामर हर तरीके से आना चाहिए एंड दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स 1 बाय 1 टॉपिक करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आने का रास्ता। सो अगर आपने हमारे चैनल पे अपने इंग्लिश का सारा कंटेंट कर लिया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ ध्यान देंगे इस चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चों है क्या, ये आया क्यों, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज अ टीचर। रजनी इज अ स्टूडेंट, शी इज इंटेलिजेंट। दिस इज अ टेबल, इट इज न्यू। देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, दे आर लेबोरियस। देखो उपयुक्त वाक्यों में, यानी ऊपर के जितने भी वाक्य है ना, जो आए शब्द है ही, शी, इट, दे पर अगर आप विचार करेंगे तो क्या पता चलेगा? ये सारे शब्द किसी ना किसी नाउन के बदले में प्रयोग किए गए हैं। ही का प्रयोग मोहन के बदले में किया गया है, शी का प्रयोग रजनी के बदले में किया गया है। यहाँ पे देखिए शी का प्रयोग किसके बदले में किया गया है? रजनी के बदले में। इट का प्रयोग टेबल के बदले में किया गया है। दे का प्रयोग बॉयज के बदले में किया गया है। ये सारे शब्द ना ग्रामर की भाषा में क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। जब हम नाउन को रिप्लेस करके ना किसी और वर्ड का यूज करते हैं ना, तो वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी इंग्लिश में? ऑलरेडी नाउन था, अब नाउन का तो यूज कर सकते थे, फिर आप तो नाउन को हटा के ही तो प्रोनाउन का यूज कर रहे हो। नाउन के बदले किसी और शब्द का यूज कर रहे हो, वही प्रोनाउन कहला रहा है। तो उसकी ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें प्रोनाउन पढ़ना पड़ रहा है? तो इसको समझते हैं। देखिए प्रोनाउन पहले आप समझिए है क्या। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न है। भाषा और लैंग्वेज, अभिव्यक्ति और एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए ना नाउन की जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? प्रोनाउन का। अगर आप बार बार नाउन का यूज बोलोगे ना, बार बार नाउन का यूज करोगे, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसकी भाषा की जो सुंदरता है ना, ब्यूटीनेस, वो खत्म हो जाएगी। तो उस ब्यूटीनेस को बनाए रखने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो आप यहाँ पे पढ़ोगे भी, बार बार नाउन के प्रयोग से ना भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है। यानी जो एक लैंग्वेज है ना, उसकी जो एक्सप्रेशन आनी चाहिए, जो उसकी ब्यूटी ना आनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। संपूर्ण अभिव्यक्ति, होल एक्सप्रेशन भद्दा लगने लगता है। इसे ही समझाने के लिए ना एक आपको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे आप देखिए, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन फादर इज अ बैंक मैनेजर। यहाँ मोहन का बार बार प्रयोग होने से होल एक्सप्रेशन की सुंदरता नष्ट हो गई है। यदि हम उपरोक्त वाक्यों में समुचित स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रकार से लिखे तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। आप यहाँ देखिए, मोहन इज अ स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ बैंक मैनेजर। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी आप शायद नहीं समझ रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। कई बार आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों को कलेक्ट करके या पूरे स्कूल को कलेक्ट करके प्रिंसिपल या कोई बड़ा व्यक्ति स्पीच देने आता है, तो बार बार अगर एक ही नाम लेना, बार बार एक ही नाम ले, उसी चीज़ को बार बार दोहराए और 1 घंटे तक वो स्पीच चले, आपको नींद आ जाएगी।
अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, सारे के सारे बच्चे बोर हो जाओगे। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ना, क्योंकि इंग्लिश को एक जेंटलमैन लैंग्वेज बोला जाता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोला गया है इंग्लिश को, ठीक है, वर्ल्ड की लैंग्वेज है ये। अब चूंकि बेकार नहीं लगनी चाहिए, इसका एक्सप्रेशन भद्दा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ही नाउन की जगह हम किसका यूज करने लग गए हैं, प्रोनाउन का यूज करने लग गए हैं। बात करते हैं प्रोनाउन होते कितने तरह के, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो प्रोनाउन को वन बाय वन हम बांटते हैं। पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं पुरुषवाचक संज्ञा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं, सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी देखो संज्ञा मैंने बोल दिया था, वो सर्वनाम है, ध्यान रखना। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम। आप यहाँ पे ध्यान देना, मैं बोलता जा रहा हूँ, स्क्रीन पे आपके बिल्कुल सामने आ रहा है। पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आप देख चुके हो। देखो प्रोनाउन बहुत टाइप के हैं, अभी हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। टोटल 10 टाइप्स के हैं, वन बाय वन एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सेकंड है, नाइन्थ है सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और 10th क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। पहला स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट को पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, देखो वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो एक व्यक्ति वस्तु के नाम के बदले हम यूज करते हैं ना, उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप समझिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट तथा दे, ये संख्या में ना कुल 7 है, 7 है। इनके अन्य फॉर्म्स भी होते हैं, वो हम नीचे भी पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। यहाँ पर्सनल का अर्थ क्या है, रिलेटिंग टू पर्सन। पर्सन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, पर्सन आई होप आपको पता होगा, नहीं भी पता तो टेंशन मत लीजिए, स्टेम एकेडमी पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ग्रामर की। आपको कुछ नहीं करना, बस लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखना है, और इंग्लिश के जितने भी कंटेंट आ रहे हैं आपके सामने, उसको आप देखते जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एक एक क्लास में फिनिश कर देंगे, और बहुत ही कम समय में फिनिश कर देंगे इसको। स्टार्ट करते हैं। पर्सन का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इसलिए इन सातों प्रोनाउन को ना पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के केस और कारक में बदलने पे उनके फॉर्म बदल जाते हैं। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। देखो फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बोल रहा है ना, अगर मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पहला व्यक्ति बोल रहा है ही इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति सुन रहा है ही इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, जो सुन रहा है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। बाकी इसको देखो जो पर्सन वाला चैप्टर है उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही समझिए क्योंकि अभी आपका चैप्टर चल रहा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन पे आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोनाउन के ना अन्य केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में बच्चों सिंपल फॉर्म आ जाती है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और देखो पॉजिटिव केस में ना दो पार्ट्स में बांटा गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आई का बन जाता है माई, पॉजिटिव प्रोनाउन में आई बन जाता है माइन। इसी तरह से देखो वी जो नॉमिनेटिव केस है, ये पॉजिटिव केस में के दो पार्ट्स में, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन में। वी पॉजिटिव एडजेक्टिव में आवर बन जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में आवर्स बन जाएगा। यू योर, योर्स। इसी तरह ही क्या बन जाएगा, हिज और हिज ही रहेगा वो। शी देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में तो हिज शी रहेगा हर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा। इट का सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है इसका। और दे का क्या होगा, देयर और देयर्स। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कन्वर्ट होगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू यू में ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। ये जो आपने ऊपर का टेबल देखा ना,
उपयुक्त टेबल में पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को दिखलाया गया। इनमें से माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर को पॉजिटिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण भी कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। एडजेक्टिव पता है क्या होता है? जो किसी नाउन की विशेषता बता दे, जो किसी नाउन की विशेषता बता दे। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन चलिए इसको भी एक कुछ एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल दिए गए, पहले चारों को समझ लेते हैं। दैट इज हिज बुक, दोज आर हर बैग्स, दिस इज योर चेयर। पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत हिज और हर 2 ऐसे वर्ड हैं जो प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इनके साथ साथ ये नाउन का भी प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। लाइक मैं समझाता हूँ आपको, कभी कभार तो नाउन के साथ यूज होता है, कभी नहीं होता। दिस शर्ट इज हिज, यहाँ पे जो हिज है ना वो क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। आई डू नॉट टॉक टू हर, ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ देखिए इज और टू ऑक्सिलरी वर्ब आ गए, इसके बाद आया हिज, हर, तो ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर माई, हिज, हर इन सब के साथ क्या आ जाए? कोई ना कोई नाउन आ जाए, पेन, बैग, बुक, चेयर। कॉमन नाउन याद कीजिए, आपका प्रॉपर नाउन किसी थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन नेम, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। याद आ रहा है आपको कुछ? तो जितने भी नाउन है ना, इन सब के बाद आ रहे हैं हिज, योर, माई, हर, ये कहलाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। यही नीचे भी लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिए आप। कभी कभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क करने में कंफ्यूजन होता है, यहां हम समझ सकते हैं। कैसे समझे इसको? देखो, कभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क करने में कंफ्यूजन होता है, तो हमें यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है, इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है ना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज कर जाता है। इसलिए इस कंडीशन में नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों कहलाया नाउन के साथ? क्योंकि नाउन को तो हमने हटाने के लिए तो प्रोनाउन का यूज किया था, तो नाउन और प्रोनाउन का एक साथ यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इस कंडीशन में नाउन आ रहा है प्रोनाउन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव डिफरेंट है, वो उसकी विशेषता को बता रहा है, वो प्रोनाउन वाला काम नहीं कर रहा, जिसके लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन को लेके आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेकंड प्रोनाउन की बच्चों, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ लगाना है, प्लूरल में सेल्फ लगाना है, और जो भी प्रोनाउन बनाए जाते हैं ना, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग में काम करने का जो प्रभाव है खुद करता है, यानी खुद सब्जेक्ट पे पड़े ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ आर नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु पर रहे, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट है ना, उसके काम का प्रभाव खुद स्वयं पे पड़ रहा हो ना, तो उस कंडीशन में उस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। बर्बाद भी किया तो किसको किया? खुद को किया। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, उसका जो किया गया कार्य है उसे खुद पे असर डाल रहा है। इसी तरह से यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ पे जो करता है यानी जो सब्जेक्ट है उसका असर खुद पे पड़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। वी रुइन्ड आवरसेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी का जो असर है, वी जो सब्जेक्ट है इसका खुद पे असर पड़ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे फॉट अमॉन्ग देमसेल्फ, यहाँ आपस में ही वो लड़ गए, तो ये भी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुंचाना, लड़ना इत्यादि के प्रभाव खुद कर्ता पर है। अंतः हिमसेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ उपयुक्त वाक्यों में क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रोनाउन की बात करते हैं हम, एम्फेटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तब ऐसे प्रोनाउन को एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज ऑन नाउन्स और प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ये कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही हो जाए बट वर्ब का नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है, और एम्फेटिक का प्रोनाउन का यूज कैसे होगा, स्वयं, खुद या आप ही के अर्थ में। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं खुद ऐसा किया, ठीक है, किसी और ने उसको ऐसा करने के लिए नहीं बोला। देखो इंग्लिश ना एक जेंटलमैन लैंग्वेज है, हिंदी की तरफ चिल्ला के बात नहीं कर सकते। इंग्लिश में बस आपको वर्ड्स चेंज करने होते हैं, उसी से सामने वाला समझ जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हो, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। इंग्लिश को जेंटलमैन लैंग्वेज बोला गया है, इसलिए यहाँ पे आप अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग बस वर्ड्स को चेंज करोगे एक जगह से दूसरी जगह, सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तेज बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। इंग्लिश में कभी तेज या धीरे नहीं बोला जाता, बस वर्ड्स को चेंज किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लीज फोकस करना एग्जाम्पल्स पे। दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उन्होंने खुद निर्णय लिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कुछ लड़के थे, उन्होंने आपस में कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई तुमने ऐसा करने के लिए बोला होगा, तो आप हिंदी में क्या चिल्ला के बोलोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, भाई मैंने तो नहीं कहा था, उनका एक खुद का निर्णय था ये काम करने का, जिसकी वजह से वो इस बुरी कंडीशन में फंसे हैं। तो हिंदी में आप चिल्ला के बोलते हो, इंग्लिश में चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस वर्ड्स चेंज करना है। क्या बोलोगे, दे देमसेल्फ टुक द डिसीजन, उन्होंने खुद निर्णय लिया जिसकी वजह से वो फंसे हैं। आपको चिल्लाना नहीं है, बस वर्ड्स चेंज करना है, आप समझ जाओगे, सामने वाला समझ जाएगा आप बोलना क्या चाह रहे हो। इसी तरह से शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद स्वयं इसे कबूल किया है। लाइक किसी ने कोई गलत काम किया है, यहाँ पे एक लेडीज की बात की जा रही है, तो हिंदी में जनरली आप चिल्ला के बोलते हो, जनरली कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, कई बहस हो जाती है, तो आपको चिल्लाना पड़ता है। बट इंग्लिश में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स को चेंज करना है। ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं खुद इसे कबूल किया। यहाँ पे वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं कि उसकी खुद की गलती है, इसमें मेरी या किसी और की कोई गलती नहीं है। यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि हिंदी में हम कैसे बात कर रहे होंगे उससे। बस इंग्लिश में आप नॉर्मली बस वर्ड्स को चेंज करो, सिंपल सा सेंटेंस बोल दो, इससे ही पता लग जाएगा कि आप जोरदार तरीके से बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक मजबूत पक्ष, अपना स्ट्रांग पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हो। कैसे, वर्ड्स को चेंज करके। मैं बार बार बता रहा हूं, इंग्लिश एक जेंटलमैन लैंग्वेज है, आप यहाँ पे चिल्लाते नहीं हो, बस वर्ड्स को चेंज करते हो। चूंकि बच्चों को ग्रामर पता नहीं होती, तो कई बार हम इंग्लिश में भी चिल्ला के बातें करने लग जाते हैं, जरूरत नहीं है। प्रोनाउन सीख लो, वर्ड चेंज करो, मतलब वही होगा उसका। आगे बढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार, पोजेशन या स्वामित्व, ऑनरशिप बोध कराने के लिए किया जाता है ना, उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। सामने आपको दिख रहा होगा, प्लीज डेफिनेशन पे ध्यान देना। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज तथा देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। दिस टेबल इज माइन, that is yours, these chairs are ours, this pen is hers, those are his, those are theirs। यहाँ पे his possessive pronoun के अलावा possessive adjective भी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं this, that is his pen। देखिए his के साथ pen भी आ गया। अब his तो pronoun है, इसके साथ noun आ रहा है, noun के बदले ही तो हम pronoun का यूज करते, तो फिर noun को तो आना नहीं चाहिए था। तो ये यहाँ पे पता है क्या कहलाएगा, देखिए ये यहां पे क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जब भी आप देखेंगे कि प्रोनाउन के साथ नाउन आ जाए तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर प्रोनाउन के साथ नाउन ना आए तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। दैट पेन इज हिज, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब ये देखिए पोजीशन किस तरह से दिखा रहे हैं। आप ये भी तो बोल सकते हो, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई पेन, लेकिन जब आपने माई बोला ना तो बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहे हो। जब आपने माइन बोल दिया ना तो जोरदार तरीके से अपने पोजीशन को बता रहे हो, दैट इज माइन, यानी मेरे अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। ठीक है,
आपकी जो पोजीशन दिखाने का तरीका है ना वो बदल रहा है, ठीक है। एक इस तरीके से दिखा रहे हो कि आपके अलावा किसी और का अधिकार उस पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप वर्ड्स को चेंज कर दोगे। माई की जगह क्या लगाओगे, माइन। आवर की जगह क्या लगाओगे, आवर्स। हर की जगह क्या लगा दोगे, हर्स। ये जैसे बोला ना दैट इज योर्स, ये तुम्हारी ही है, तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। कई बार होता है रूम लेते हो, पीजी लेते हो, झगड़ा कर लेते हो, कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसको कोई अपना बताना नहीं चाह रहा बट किसी ने देख लिया है वो किसी और की चीज है, तो आप बता रहे हो भाई तुम्हारी ही है, तुम्हारे अलावा किसी और की है नहीं। तो हिंदी में जनरली आप चिल्लाओगे, यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड्स को चेंज करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, दैट इज योर्स, ये तुम्हारी है। जोरदार तरीके से आप पोजीशन उसका भी बता रहे हो, अपना भी बता रहे हो। यह क्या कहलाता है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह से दोज आर हिज, दोज आर देयर्स। दोज का मतलब वे उसका है और वे उसके हैं, मतलब उन लोगों के हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से पोजीशन दिखा सकते हो। पोजीशन सिर्फ अपना ही नहीं, किसी का भी पोजीशन बताना हो जोरदार तरीके से तो आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। हालांकि पॉजिटिव प्रोनाउन में एक चीज का ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के साथ नाउन आ जाए ना तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। वो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इट्स हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव ही रहता है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में कभी नहीं रहता। चलिए अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित, इंगित, निर्देशित करने के लिए किया जाता है ना, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन, थिंग्स फॉर विच दे आर स्टैंड। दिस, दैट, दिस तथा दोज मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉय, दीज आर एप्पल्स, दोज आर बनानास। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों है, देखो दिस का प्रयोग ना पास की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। अब दिस का प्रयोग पास की सिंगल वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर की सिंगल वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग पास की बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है, और दोस्त का प्रयोग दूर की बहुत सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप बोलते हो ना दिस इज अ बैग, यह एक बैग है, तो पास में ही आपके पड़ा है। और जब आप ये बोलोगे दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो दूर आपसे खड़ा है। दीज आर एप्पल्स, तो पास में ये सारे सेब हैं। दोज आर बनानास, तो वो दूर हैं, ठीक है, वे क्या हैं, केले हैं। तो ये आप दूर और पास की जो चीजें दिखाने के लिए यूज करते हो, वहां पे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है बच्चों, दोबारा सुन लो, दिस, दैट, दिस और दोस इत्यादि के साथ जो नाउन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इनके साथ सॉरी नाउन आ जाए ना तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, बट नाउन ना आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। नाउन में आपको बता चुका हूं, किसी भी चीज का नाम, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दिस के साथ चेयर आ गया तो ये क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। दिस, दैट, दिस, दोस के साथ नाउन नहीं आना चाहिए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर नाउन आ गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यही आपको नीचे वाले एग्जांपल में बताया गया है। दिस इज माय अम्ब्रेला, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि दिस के बाद इज आ गया है, वर्ब आ गया है, नाउन नहीं आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बट दिस के साथ हम जब अम्ब्रेला आ गया, दिस अम्ब्रेला इज माइन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि दिस के साथ क्या आ रहा है, नाउन। और जब दिस के साथ नाउन आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, कौन, किसने, विच, कौन, किसने, व्हाट, क्या, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, इसको हम समझते हैं। देखो हु का प्रयोग जनरली मनुष्य के लिए होता है। जैसे हु हैज रिटन दिस लेटर, तो जब हमने हु बोला ना तो ये लेटर किसने लिखा होगा, किसी व्यक्ति ने लिखा होगा, किसी ह्यूमन बीइंग ने लिखा होगा, जानवर ने नहीं लिखा होगा, पक्षी ने नहीं। ये ह्यूमन बीइंग के लिए जब आप यूज करते हो ना किसने किया, तब आप हु का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, हु, WHO, ध्यान रखना। इसी तरह से विच का प्रयोग मनुष्य, वस्तु, पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है जब चॉइस रिस्ट्रिक्टेड हो। नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है,
विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, दोनों पेन में से आपको कौन सा पेन चाहिए। विच ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, उनमें से कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है। चॉइस यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी विच का प्रयोग यूज किया जाता है। इसी तरह से व्हाट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए भी और थिंग के लिए। जैसे व्हाट आर यू अबाउट, तुम किसके चक्कर में हो, यानी किसी वस्तु के संदर्भ में कोई दुकानदार पूछ रहा होता है आपसे। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और आगे पीछे देख रहे होते हो तो बोलता है ना यही वाला, व्हाट आर यू अबाउट। इसी तरह व्हाट इज योर फादर, ये क्या है, पर्सन है, तो उनका पेशा क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। हु इज ही, वह कौन है, अर्थात उसका क्या नाम है। एंड विच इज मोहन, अनेक लोगों में मोहन कौन है। चॉइस रिस्ट्रिक्टेड है तो विच का यूज किया जाएगा। अनेक एकत्र लोगों में से किसी खास व्यक्ति का पता लगाने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में ग्रामर की भाषा में हम कहते हैं विच इज यूज्ड फॉर द पर्सन और थिंग व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड। और व्हाट इज ही का मतलब पता है क्या, वह क्या है, उसका मतलब उसका पेशा क्या है, वो करता क्या है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि वह क्या है, उसका पेशा क्या है। इंग्लिश एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ये धीरे धीरे आप समझोगे, बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे, वो हम ग्रामर के चैप्टर में 1 बाय 1 करके आपको समझाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, आप आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। सो रिलेटिव प्रोनाउन पे आ जाएं। रिलेटिव प्रोनाउन जब हु, वम, विच, हुज, दैट नाउन के साथ, नाउन के स्थान पर आकर नाउन की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन ना होने दे या दो वाक्यों को जोड़ दे तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टीड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो जॉइन सेंटेंस, यानी नाउन के स्थान पर आ जाएंगे और नाउन को नहीं आने देंगे। नाउन के कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, स्थान पे आ जाए, नाउन को ना आने दें या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ दें, तो ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। सर कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल में समझते हैं। द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस, एक लेडी और जो पिंक साड़ी में वो क्या है, कौन है, वो मेरी मदर है। तो यहाँ पे हु ने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यहाँ पे विच ने भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय whom ऑल एडमायर, ये वही लड़का है जिसकी हम सभी प्रशंसा करते हैं। या टेक एनी पेन दैट यू लाइक, तुम कोई सा भी पेन ले सकते हो जो तुम्हें पसंद है। द लायन हुज कलर इज वाइट इज फ्रॉम अफ्रीका, जिस शेर का कलर सफेद है वो कहाँ से है, अफ्रीका से। तो दो सेंटेंस को जब जोड़ने का काम किया जाता है तो वो कहलाता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान देने इस पे। हु, वम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। ध्यान देना, हु, वम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए, फॉर पर्सन और लार्ज एनिमल्स। विच का प्रयोग निर्जीव तथा निर्जीव चीजों के लिए और जानवरों के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स, इसमें छोटे वाले जानवर भी आ जाएंगे। और दैट का प्रयोग सजीव यानी लिविंग थिंग्स, निर्जीव और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। हु, विच, वम, हुज तथा व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने में भी किया जाता है। जब ये प्रश्न पूछने के लिए करोगे ना तो इस स्थिति में प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्ट हो जाएगा, जो नीचे के वाक्य है ना, इससे आप देखो, हु इज ही, विच इज हिज, हुज इज दिस काउ, whom do you like the most, what is your occupation, what is your father, इन सब में आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वह कौन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो जब ये स्टार्टिंग में आ जाए ना तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जब बीच में आ जाए, जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब ध्यान देना जरा, नीचे उपयुक्त वाक्यों में जो शब्द आए, हुज, विच, व्हाट इत्यादि के जब नाउन के साथ जोड़कर प्रश्न पूछने में प्रयोग किया जाता है ना, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी देखो यहाँ पे जब ये प्रश्न तो पूछा जा रहा है बट इसके साथ नाउन भी आ रहा है। क्या आ रहा है, नाउन। जब नाउन आ गया ना, विच शर्ट, विच पॉइंट, विच काउ, व्हाट कलर, ठीक है, नाउन आ जाए तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। नाउन ना आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। वो डिपेंड करता है इसके साथ नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे। किसी कोई डाउट है बोलना, कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू पर्सन और थिंग in a vague or general way. They do not refer them in particular. One should keep one's promises. None is permitted to leave the place. Anybody can do this.
अब इन एग्जाम्पल को जरा देखो, सम आर इनएक्टिव, एनीबडी कैन डू दिस, मतलब कोई भी कर सकता है। कोई निश्चित संख्या में पर्सन व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, संख्या का पता नहीं लग रहा कितने व्यक्ति कितने पर्सन की, कितने सम आर इनएक्टिव, कितनी अक्रिय, कितने लोग काम नहीं कर रहे, पता नहीं चल रहा, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ तो है बट कंफर्म नहीं है कि संख्या पर्टिकुलर जो हो जानी चाहिए ना, कंफर्म हो जानी चाहिए, वो कंफर्म नहीं हो रहा। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऑल आर जेंटल, सभी जेंटल। अब कितने लोग हैं ऑल में? मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स सिक्योर्ड गुड मार्क्स, बहुत से बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब वो 10 हैं, 20 हैं, 30 है, कितने हैं, कंफर्म नहीं है ना डाटा, तो ये क्या कहलाएगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। आई होप आप समझ रहे होंगे। एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन, नन ऑफ देम आर क्वालिफाइड। इन सब से आप देखोगे कि संख्या का कंफर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। और इनके साथ यदि नाउन आ जाए, दोबारा देखो, सम स्टूडेंट्स, ऑल पार्टीज, मैनी बॉयज, वन डे, एनी फूल, जब इन सब के साथ क्या आ जाए, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूं, ध्यान देना। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अब कितने हैं पता चल रहा है क्या? सम बोला है मैंने, संख्या निश्चित नहीं है, बट देखिए यहाँ पे सम के साथ स्टूडेंट जो है ना नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये जो नाउन आ जाए तो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ध्यान देना, ये प्रोनाउन नहीं रह गया, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है बच्चों? नाउन आ रहा है। ऑल के साथ पार्टीज, ठीक है, ये भी इंडेफिनिट क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। इसी तरह से वन डे, एनी फूल, अगर इन सब के साथ नाउन आ जाए तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर इन सब के साथ नाउन नहीं आए, अगर इन सब के साथ नाउन ना आए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, और अगर इन सब के साथ नाउन आ जाए तो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इस पे आपको खास ध्यान देना है। ये देखो, जो इंग्लिश आप कर रहे हो ना, ये मत सोचो कि बोर हो रहा है, मन नहीं कर रहा, नहीं करना। बच्चों एनडीए के एग्जाम में ना जब आप जाओगे, आपको पता है 16.5 से 19.5 तक की एज होती है, टाइम नहीं मिलेगा। जिन बच्चों का सपना है ना एनडीए, इवन बैंकिंग, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाला है, 10th तक ही नहीं रहेगा, आगे चल के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स है ना, वहाँ पे ये आपको काम आने वाला है। कई बच्चे आईलेट, कनाडा, यूएस जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आईलेट के नाम पे मोटी फीस भरते हैं, इंग्लिश क्लियर नहीं होती, बैंड अच्छे नहीं आते, ज़्यादा फीस लगती है, फिर एडमिशन नहीं होता यूनिवर्सिटी में। तो आप प्लीज़ बस इस लेक्चर को सुन लो, ठीक है, ध्यान से। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का सपना है फ्यूचर में बाहर से ग्रेजुएशन करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। जिन बच्चों का सपना है एनडीए में जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, एसएससी में जाना है, और जिन बच्चों का सपना है 10th में पूरे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा जिनको 60-70 में जो खुश हैं, और जो बच्चे चाहते पास हो जाएं, जो पास होने वाले बच्चे, देखो 1-1, 2-2 नंबर भारी पड़ जाते हैं पास होने के लिए। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनसे पूछिए जरा, 1 नंबर से जिस बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई पूरा साल बेकार हो गया। सो प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी जो बारीकियां सिखा रहा हूं ना, पास होने के लिए भी इजी हो जाएगा। जिनको कुछ नहीं आता, अभी तक कुछ नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा और यहीं पे सब कुछ सीख जाओगे। अभी तक नहीं सीखा, अब सीख जाओगे, ठीक है। और जिनको 100 आउट ऑफ 100 लाना है उनके लिए भी वीडियो सफिशिएंट है, जिनको एनडीए में जाना है उनके लिए भी सफिशिएंट है, जिनको एसएससी बैंकिंग का एग्जाम देना है उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है ये। और जिन बच्चों को आईलेट के एग्जाम देके बाहर जाके ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, मेडिकल के एग्जाम, डॉक्टर बनना है बाहर जाके, इंजीनियरिंग करनी है बाहर से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। उन सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये सिंगल वीडियो काफ़ी है। आपको इतना डिटेल में कराया नहीं जाता, बस डायरेक्टली बता दिया जाता है, कॉमन एरर भरवा दिया जाता है। देखो डायरेक्टली मैं भी करवाऊंगा ना तो मेरे लिए तो इजी हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा अच्छा यहाँ पे ये आएगा वो आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर आपको समझना है ना क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आपको फोकस करके यहाँ पे पढ़ना होगा। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है ना, तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो से एक को अलग करने के लिए किया जाता है। व्हेन ईच, अदर, ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का मेहनती है। आइदर ऑफ द टू पेन विल डू, दोनों में से किसी एक कलम से भी काम चलेगा।
अब देखो ईच का मतलब तो प्रत्येक हो गया, यानी सभी के लिए यूज कर रहे हैं। और जब हमने यूज किया ना आइदर ऑफ द टू पेन्स, दोनों में से किसी भी एक से काम चलेगा, तो दो में से एक को अलग कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द टू हाउसेस इज सेफ, दोनों में से कोई भी घर सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में से हम किसी को भी सुरक्षित नहीं बता रहे हैं, दोनों को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, तो नाइदर का यूज करना है। इसी तरह जब बात करते हैं ना, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है, परस्पर उनका अच्छा संबंध है, तो ईच अदर। जब दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है तो ईच अदर का यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह से जब दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज करना है ना, लाइक 5 फ्रेंड्स लाइक वन अदर, 5 फ्रेंड एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, तो वन अनदर का यूज करोगे, ईच अदर का यूज नहीं करोगे। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम लोगों में से हर कोई इस काम को कर सकता है। जब बहुत सारे हो और हर किसी के लिए बताना हो तो आप किसका यूज करोगे, एवरी का यूज करोगे। अब देखो उपयुक्त एग्जांपल से ना ये स्पष्ट होता है कि दो या दो में से एक को अलग करने के लिए ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया, यानी सिंगुलर वर्ब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब वाले चैप्टर में। जब वर्ब वाला चैप्टर आएगा ना तब उसमें बताऊंगा सिंगुलर वर्ब। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बीच बीच में आ रही हैं, जैसे एडजेक्टिव का पार्ट आ गया वर्ब का, वो चैप्टर पे आने पे क्लियर हो जाएगा। वो चैप्टर भी बड़ा है, तो पेशेंस रखना। आगे बढ़ते हैं, अभी जितना समझ में आ रहा है प्लीज इसको समझिए और करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी। जब ईच आइदर नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग होता है तब ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नाउन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, नाउन नहीं आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आगे बढ़ते लास्ट टॉपिक 10th नंबर पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के द्वारा। ईच के साथ देखो यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है, नाइदर के साथ नाउन का यूज हुआ है, आइदर के साथ नाउन का यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जब इनके साथ ये नाउन का यूज नहीं होगा ना तब तो ये प्रोनाउन कहलाएगा, लेकिन अगर नाउन का यूज हो जाए तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। आ जाओ रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, तो राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो देखो दो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करे तब हम किसका यूज करते हैं, ईच अदर का। तो ईच अदर जो है यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसी तरह से वन अनदर, द 4 ब्रदर्स लव वन अनदर, जब 4 भाइयों की बात की जा रही है, दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात की जा रही है ना, तो वन अनदर का यूज होगा, ईच अदर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वन अनदर का यूज करेंगे दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। अब दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तो ईच अदर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो वन अनदर का यूज करना, और कुछ नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है। और देखो दो सेंटेंस को ना जोड़ने का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, राधा लव्स कृष्णा, कृष्णा लव्स राधा, ये सेपरेट है, जोड़ना है, क्या करोगे, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, वन अनदर नहीं लगाना। और जब 5 भाइयों की बात हो, 5 दोस्तों की बात हो, तो वहां पे ईच अदर नहीं लगेगा। जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आपस में प्रेम करते थे ना, तो वहां पे ईच अदर का यूज नहीं होगा, वन अनदर का यूज होगा, क्योंकि वो दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है। लेकिन जब दो व्यक्तियों की बात हो तो ईच अदर का यूज होगा। इसके एक्सरसाइजेज आप देख लेते हैं। पिक आउट द प्रोनाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू एज शोन इन द एग्जांपल। ही इज अ फार्मर, ही पर्सनल प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ डिड इट, आई पर्सनल प्रोनाउन है। माई सेल्फ आ गया, डिड इट ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, इट पर्सनल प्रोनाउन है। इट्स कलर इज ब्लैक, नो यूज ऑफ प्रोनाउन, इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं आया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना घर पे, नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।